तो नमस्कार साथियों, मैं कुमार अरविंद और यह हमारा एक रणनीतिक वीडियो है जिसके अंतर्गत हम पहले पेपर इतिहास विषय की रणनीति की चर्चा कर चुके हैं, मतलब खंड 1A की। तो जो जितने भी हमारे जीएस के शुरुआती 4 पेपर हैं उनको हम यही नाम दे रहे हैं। पेपर 1 के चूंकि 2 पार्ट हैं तो 1A 1B, इसी तरीके से 2A 2B 2 और फिर 3A 3B और 4A 4D, इसके बाद हिंदी और निबंध। तो पूरे तरीके से ये रणनीतिक वीडियो है, लेकिन ये रणनीतिक वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अहम है। हमारे पास जितना भी मुख्य परीक्षा में सिलेबस है, इन सिलेबस को हम 2 खंडों में डिवाइड कर सकते हैं मोटे तौर पर। एक वो हिस्सा जो पूरी तरीके से मेंस ओरिएंटेड है, जैसे कि एथिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, और कुछ हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरीके से प्रीलिम्स के लिए है और मेंस के लिए, दोनों के लिए है, जैसे कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति हो गई। तो दोनों तरीके के इन खंडों में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, पहले तो वो क्लियर कर लें कि हम पूरे सिलेबस को 2 हिस्सों में बांट दें। पूरे को 2 हिस्सों में हम बांट देते हैं अपने इस पाठ्यक्रम को। थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लूं। और इस पाठ्यक्रम को जब हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो हमने क्या पाया कि कुछ हिस्सा ऐसा है हमारा जो पूरी तरीके से मेंस के लिए है, और कुछ हिस्सा ऐसा है हमारा जो पूरी तरीके से प्रीलिम्स के लिए है। तो जो पूरी तरीके से मेंस के लिए है उसके लिए तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आगे जो वीडियो आने वाले हैं, जैसे कि 2B जो रहेगा, जिसको अपन सोशियोलॉजी कहते हैं, कम से कम मेंस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को ये पूरे 8 खंड, मतलब शुरुआत के 4 पेपर के 8 खंड का नाम तो याद होना ही चाहिए, फिर उसके बाद यूनिट भी याद होनी चाहिए। तो यही मैंने बोला, पाठ्यक्रम में जो पूरी तरीके से मेंस है इसके लिए कुछ अलग रणनीति होनी चाहिए, और जो प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है तो इसके लिए अलग तरीके की रणनीति होनी चाहिए। जैसे कि प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए जरूरी है, वो हम कह सकते हैं कि 1A, और 1A पर लिखा हुआ है भारतीय इतिहास और मध्य प्रदेश का इतिहास। इसी तरीके से 1B, मतलब इसमें लिखा हुआ है भारत का भूगोल और मध्य प्रदेश का भूगोल और आपदा प्रबंधन और तकनीक। फिर जैसे ही हम बोलेंगे 2A, तो 2A का मतलब कहलाया यहां पर आपका पूरी तरीके से भारतीय संविधान और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। जब हम 2B बोलेंगे तो ये फिर पूरी तरीके से मेंस ओरिएंटेड हो जाएगा, जिसका नाम है समाजशास्त्र। फिर 3A आएगा। 3A में भी अधिकांश हिस्से जो हैं वो इस तरीके के हैं, मतलब बायोलॉजी को ऊपर छोड़ दें अगर, तो पूरी तरीके से मेंस ओरिएंटेड है। 3B की बात करें तो 3B पे भी अलग तरीके की चीज है, वो पूरी तरीके से मेंस ओरिएंटेड है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो पेपर 4 जो है वो भी पूरी तरीके से इसके लिए है, 4A और 4B दोनों। तो इसके लिए कुछ अलग रणनीति होनी चाहिए और इसके लिए अलग रणनीति। रणनीति का तात्पर्य यहां पर केवल और केवल यह है कि आपको इन खंडों की तैयारी कैसे करनी है। जैसे 1A की बात करें, इतिहास की और मध्य प्रदेश के इतिहास की, तो इस पे सिलेबस इस तरीके का है कि आपने इसको कई दफा पढ़ रखा है। तो क्या इसके लिए बिल्कुल बिगिनिंग से हम शुरुआत कर दें 1A के नोट्स बनाने को, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपके पास एक कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इसके लिए अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अपन इसकी बात कर रहे हैं जो हिस्से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है, तो इसकी बात अपन करें। और अपन आज बात कर रहे हैं इस सिलसिले पर 1B की। और 1B से यहां पर तात्पर्य क्या है? 1B पेपर 1 का खंड बा, और जिसके अंतर्गत है आपका भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल मैंने लिखा, और साथ ही साथ इसी पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो ये वाला हिस्सा आपने कई बार पढ़ चुके हैं, मतलब जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते होंगे तब आपने ये वाला हिस्सा पढ़ चुके हैं। तो अब इसको नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। यहां पर केवल और केवल आपको अब सिलेक्टिव स्टडी करना चाहिए, प्रीलिम्स के नोट्स वैसे ही रखना चाहिए संभाल के, और फिर उन नोट्सों के बाद फिर अब आपको मेंस के एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। तो मैं सीधे आपको सिलेबस में लेकर के चलता हूं कि सिलेबस में क्या कैसा लिखा हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ है मेंस में इकाई 1, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो ये बात कर रहा हूं पेपर 1 खंड बा। और इसकी अगर अपन बात कर रहे हैं इकाई 1 के दृष्टि से, तो इसमें लिखा हुआ है इकाई 1 का पहले नाम लिखा है भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु। इसके बाद इसी में लिखा हुआ है प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान। इसके बाद लिखा हुआ है भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग, जैसे कि अलग से उन्होंने लाइन दिया है हिमालय पर्वत, अलग से लिखा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, अलग से लिखा हुआ है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। इसी पे लिखा हुआ है प्रमुख पहाड़ियां, पठार, नदियां और झीलें। एक एक कीवर्ड को हमको पढ़ना पड़ेगा। भारत में मिट्टियां अलग से लिखा हुआ है प्रकार एवं वितरण। जलवायु लिखा हुआ है ऋतुएं, तापमान, वर्षा, मानसून की उत्पत्ति, ऊपरी वायु परिसंचरण जिसके अंतर्गत है जेट स्ट्रीम। जलवायविक घटनाएं लिखी हुई हैं, अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ।
हिंद महासागर द्विध्रुव और जलवायु परिवर्तन के परिणाम। देखिए इनमें से समस्त चीजें आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, इनमें कोई भी चीज को हम अनदेखा नहीं कर सकते प्रीलिम्स में भी। मतलब भारत में मिट्टियां भी आप भारत के भूगोल के प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ते हैं, वहां पर शायद कीवर्ड के तौर पर नहीं दिया है तो भारत की मिट्टियों को लेकर के बहुत वो नहीं है, लेकिन इसमें आप ये मान करके चलिए कि ये कभी भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, आपने पहले भी पढ़ रखा है। बाकी ये जो दोनों बुलेट हैं ये तो हूबहू बिल्कुल सिलेबस में है प्रीलिम्स में। बाकी नीचे की बात करें तो ये भी बिल्कुल एज इट इज दिया हुआ है, जेट स्ट्रीम इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, जलवायु घटनाएं जो हैं ये भी लगभग सेम ही दी हुई हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि आपको अपनी प्रत्येक 30 नंबर की, ये यूनिट कितने नंबर की है तो आपको पता है 30 नंबर की है, और इस 30 नंबर की यूनिट में एग्जाम में आने क्या क्या वाला है तो ये आपको पता है कि इससे 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, 7 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इससे 10 नंबर का 1 क्वेश्चन आने वाला है। इसका मतलब ये टोटल कितना कहला रहा है, तो अब आप लोग इसको टोटल करेंगे तो ये 7 दूनी 14 और 6 20 और 10 ये 30 नंबर की ये यूनिट है। तो ये पूरा आपका हिस्सा है। अब इसके लिए अलग से आपको नोट्स नहीं बनाने चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपने पूरा जत्था संभाल रखा है। तो आप देखिए इसके 2 नंबर वाले जो 3 क्वेश्चन हैं उसके संभावित क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए, और मेंस की तैयारी का मर्म यही है कि जब आप उस कयामत के दिन पर मुख्य परीक्षा लिख रहे होंगे तो ये जितने 2 नंबर के संभावित प्रश्न है पहली यूनिट के, आपको इसमें बार बार राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि हमारा जो मेंस की आगे की योजना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो यही है कि अब मैं इन्हीं सभी प्रश्नों के आंसर आपको आगे इसी वीडियोस के थ्रू में करवाने वाला हूं। तो हम क्या करेंगे कि किस तरीके से कि पहली क्लास जो रहेगी वो ज्योग्राफी के पहले यूनिट के समस्त 2 नंबर, फिर दूसरी यूनिट के, फिर पहली यूनिट के 2 नंबर, और फिर अगली क्लास रहेगी पहली यूनिट के 7 नंबर जो आप देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद तीसरी क्लास रहेगी पहली ही यूनिट के 10 नंबर। तो ये देखिएगा कि क्यों मैंने इस तरीके के प्रश्नों को लिखा हुआ है। जैसे एक प्रश्न शुरुआत में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, वो कहां से पूछा जा सकता है, थोड़ा आपको इत्मीनान से सुनना पड़ेगा तब चीजें समझ में आएंगी। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ये 4 चीजें देखिए, सूर्य सिद्धांतिका, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, और इसके अलावा सप्तद्वीप। तो ये प्रश्न मैंने उठाए कहां से और क्यों मैं इनको बोल रहा हूं कि पेपर में इनमें से प्रश्न आएगा। और यकीन मानिए अगर समस्त पेपरों के आपने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को पहले कॉपी में तैयार कर लिया, फिर उसके बाद 3 बार रिवीजन कर लिया, और उसके बाद कायदे से पेपर के पहले 2 बार 3 बार आपने लिख के देख लिया, उसके बाद मेंस में आप बादशाह हो जाएंगे। फिर मुख्य परीक्षा में आपसे कोई टकराने वाला नहीं है। जैसे इसकी बात करूं सूर्य सिद्धांतिका, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, तो फिर पीछे चलिए। पहला बुलेट लिखा हुआ है प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान। तो प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान से लेकर के इन सब में अपने आप हमारे को एक आइडिया लगता है कि यहां से 2 मार्कर क्वेश्चन ही पूछा जाने वाला है। और प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान को लेकर के ये कुछ कृतियां हैं, जैसे कि सूर्य सिद्धांतिका एक किताब हो गई, या इनमें से कुछ खगोल शास्त्री जैसे वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और सप्तद्वीप। बीते साल की बात करें तो सप्तद्वीप से ही लेकर के प्रश्न आया था कि पुराणों में जो सप्तद्वीप वर्णित हैं आप उनका जवाब दीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको तैयार कराऊंगा, यही मेंस में इनका उत्तर तैयार कराऊंगा कि क्या मॉडल आंसर हो सकता है। और फिर वो आपको अपने उसका प्रिंट नहीं निकालना चाहिए, उसका आपको अपनी कॉपी में, पहले तो इन प्रश्नों को कॉपी में नोट डाउन करना चाहिए। इसका प्रिंट नहीं, सिलेबस का प्रिंट निकालिए। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी के शुरुआती पेज में ही लिखें, 5 यूनिट के 5 संभावित क्वेश्चन। और ये संभावित नहीं है, ये गारंटी वाले क्वेश्चन, मतलब 90% तक प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे। हो सकता है कि 2 नंबर का एक आध क्वेश्चन कोई बाहर हो जाए, लेकिन वो प्रीलिम्स में कवर हो जाता है। इसमें मैं सारी चीजों को बता नहीं सकता, लेकिन इसमें आप बहुत सारी चीजें 7 मार्कर भी सॉल्व करेंगे, 10 मार्कर भी सॉल्व करेंगे, और 2 नंबर का प्रश्न यहां से कोई बाहर चला जाए तो ऐसी स्थिति में आप 7 और 10 में कर चुके होंगे, इतना भर विश्वास रखिएगा। और पेपर जब भी कभी हो प्रीलिम्स का, 2025 का मेंस हो, 2026 का मेंस हो, इससे बाहर तो पेपर जाने से रहा। बस जरूरत यह है कि इनमें कैसे कमांड हो। आप लोगों को पेपर 1A और पेपर 1B और पेपर 2A, इसका मतलब जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि मैं इतिहास, भूगोल और संविधान की बात कर रहा हूं, और इनको आप प्रीलिम्स में बार बार पढ़ चुके होते हैं। तो इसके लिए मेंस का सेपरेट नोट्स नहीं, इसमें नोट्स वही प्रीलिम्स वाला, लेकिन मेंस के नोट्स इसके होने चाहिए आपके आंसर राइटिंग फॉर्मेट में, तमाम तरीके के प्रश्न और उनका उत्तर। उसी की तरह हम बात करें ITS जेट,
इंडियन तिब्बत सचर जोन, एमबीटी मेन बाउंड्री, फिर उसके बाद शिवालिक, माउंट एवरेस्ट, ये कहां से प्रश्न उठ रहे हैं? तो ये सारे प्रश्न आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है भारत के प्रमुख भूआकृतिक विभाग, और इसमें लिखा हुआ है हिमालय पर्वत। तो एक तरीका तो यह है कि हिमालय पर्वत से 7 मार्क्स का ही प्रश्न पूछ ले, वो किसी एक श्रेणी को, वृहत हिमालय को समझाइए या शिवालिक को समझाइए, या पूरा 10 मार्कर में आपसे पूछ ले वो कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के सहित, जैसे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का सिद्धांत 2 नंबर में नहीं आएगा, 7 मार्क्स में आएगा। लेकिन यदि हिमालय पर्वत से प्रश्न बनता है 2 नंबर का, तो 2 नंबर के क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं, वो ये हैं, ITSZ पूछ ले, एमबीटी पूछ ले, शिवालिक पूछ ले, माउंट एवरेस्ट पूछ ले। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जास्कर श्रेणी पूछ ले, काराकोरम पूछ ले, माउंट रोकोपोसी पूछ ले, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन वो 7 या 10 मार्कर में कवर होंगे। लेकिन यदि आपने इन प्रश्नों का उत्तर यहां पर 2 नंबर के हिसाब से 3 बार 4 बार लिख करके देखा, तो फिर मेंस आपको कोई, मेंस में अपने झंडे गाड़ने पर आपको कोई नहीं रोक सकता है। आगे मैंने बोला नीलगिरी, डोडा बेट्टा, मांडव पहाड़ियां, नीलगिरी और डोडा बेट्टा ये किस बुलेट से प्रेरित हैं? तो इसके लिए आप देखिए, ये लिखा हुआ है प्रमुख पहाड़ियां, पठार, नदियां, झीलें, अलग से लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। और ये बार बार ही आता है कि मतलब आपने नीलगिरी पढ़ा, डोडा बेट्टा पढ़ा, आगे आप अन्नामलाई देख रहे होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली जब अन्नामलाई पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हम यहां पर अनाईमुडी की भी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जब अन्नामलाई पहाड़ी के बारे में उत्तर लिखेंगे तो अनाईमुडी का जिक्र होगा। लेकिन आपको जरूरत यही है, संभावना यही है कि पहली वाली यूनिट से जो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं वो यहीं से प्रेरित होंगे। 2 क्वेश्चन तो यहां से ही रहेंगे, अगर एक आध क्वेश्चन कोई बाहर जाता है तो वो 7 और 10 मार्कर से सॉल्व होगा। और इन प्रश्नों का प्रिंट नहीं निकालिए, अपनी कॉपी के पहले पेज में, ज्योग्राफी के पहले पेज में आप हेडिंग डालिए 1B, और पहले पेज में लिखिएगा कि प्रथम यूनिट के संभावित प्रश्न। 3 लाइन खींचिए, एक तरफ लिखिए 2 मार्कर, एक तरफ 7 मार्कर, और एक तरफ लिखिए आप 10 मार्कर। इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं अगले सेशन में आगे आपको बताऊंगा, जब एक बार पूरे स्ट्रेटजी वाले 8 खंड हो जाएंगे। अल नीनो ला नीना ये क्या है, डायरेक्ट परिभाषा लिखने को आएगी, एल नीनो क्या है और ला नीना क्या है। 7 मार्क्स में जब ये प्रश्न आएगा तो यही आएगा, एल नीनो क्या है और भारतीय जलवायु पर इसके क्या प्रभाव हैं, ला नीना क्या है और इसके भारतीय जलवायु पर क्या प्रभाव हैं। जब दोनों को आप पढ़ लेंगे तो तीसरे प्रश्न के उत्तर लिखने की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे कि अल नीनो और ला नीना में अंतर बतलाइए। लेकिन 2 मार्क्स में जब आएगा और 2/2 नंबर पाना है, तो 2 में से 2 नंबर पाने के लिए आप पहली बार एग्जाम हॉल में लिखेंगे तब तो 2 में से 2 नहीं मिलेंगे आपको घर में 2 बार लिखना पड़ेगा एल नीनो और ला नीना को, इसकी दम पर फिर आप उत्तर सॉल्व कर पाएंगे। चोटी की बात आ गई, ये कालसूबाई कहां से प्रेरित है, तो ये लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। इसके अलावा अलग से जो अपन पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ते हैं, तो पश्चिमी घाट पर्वत से लेकर के है, यहां से भी वो प्रश्न प्रेरित है, तो लिखा हुआ है कालसूबाई। वूलर झील, चिल्का झील, वेम्बनाथ झील बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वूलर झील, चिल्का झील और वेम्बनाथ झील, क्योंकि अलग से लिखा हुआ है यहां पर झीलें, तो यहां से झीलों से प्रश्न 2 नंबर का ही आएगा। और 2 नंबर का जो सवाल आएगा वो यही आएगा कि कोई आपसे इंपॉर्टेंट झील के बारे में वो आपसे 2 नंबर के 3-4 तथ्यों को पूछे। इंपॉर्टेंट झीलें क्या हो सकती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट झीलें यही हैं। आप जब इन सबका आंसर राइटिंग करेंगे तो केवल इसी से नहीं सिमट के रहिएगा, प्रीलिम्स में आपने और भी पढ़ी हुई है, जैसे राजस्थान की सांभर झील पढ़ी हुई है, वहां से पेपर में प्रश्न, तो अगर इसमें कुछ चीजें आपको नजर नहीं आ रही हैं वो अलग से आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी सीमाएं हैं कि इसमें सब कुछ भरूं ना। संभावना तो यही है कि पेपर में प्रश्न यहीं से आएगा। नाग टिब्बा श्रेणी, गुलमर्ग एवं सोनमर्ग ये सब हिमालय पर्वत से प्रेरित हैं। कैडिक पठार ये सब हिमालय पर्वत के आसपास का है। काराकोरम, करेवा और रोही ये अलग अलग तरीके के प्रश्न हैं। ये करेवा और रोही कहां से आए, तो आपको पता है कि रोही जो है वो राजस्थान के मैदान का भाग है, करेवा जो है वो हिमालय पर्वत से रिलेटेड है। गुरु शिखर वापस पर्वत से ही प्रेरित है। जास्कर श्रेणी हिमालय से, माउंट रोकोपोशी हिमालय से, और एक चर्चित चक्रवात, जो चर्चित चक्रवात इस समय न्यूज में सबसे हॉट है। चर्चित चक्रवात जैसे अभी दाना की बात कर लें या तितली की बात कर लें, फोनी की बात कर लें, फेंगल की कर लें, बिपरजॉय की कर लें, इन तरीके के कोई प्रश्न, असना की कर लें, तो आपको करंट से भी अपडेट रखना पड़ेगा। ये प्रमुख चर्चित चक्रवात ये मैंने कहां से आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि इस पे ये लिखा हुआ है जलवायविक घटनाएं अलग से, और बीते समय पर भी यहां से प्रश्न आया हुआ है, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक चर्चित चक्रवात है जो आपसे बनना चाहिए। तो ये 2 मार्कर है पहली यूनिट का। इन प्रश्नों के आदर्श उत्तर हम आपको यहीं पर यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको करवाएंगे, लेकिन यह है कि बस आप उसका प्रिंट ना निकालें,
उसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर आप यहीं पर लिखें, उसको बहुत अच्छे तरीके से याद करें तो आपको फायदा होगा। 7 मार्क्स के क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं इस यूनिट के? तो 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में आप मेरे से गारंटी ले लीजिए कि इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। 10 नंबर 7 नंबर के जो 2 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको इन्हीं में से मिलने वाले, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाले। देखिएगा, एक लिखा हुआ है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का सिद्धांत। तब अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि वहां पर तो लिखा हुआ है हिमालय पर्वत। अब ये आपके पास ये तजुर्बा आना चाहिए तैयारी के बाद कि हिमालय पर्वत से 2 मार्कर में उसकी कोई श्रेणी या उसकी कोई चोटी पूछ सकता है। लेकिन 7 मार्क्स में क्या पूछेगा? तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का सिद्धांत। आपको पता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के तहत 2 तरीके की प्लेटों की टक्कर हुई, तैथिस सागर के अवसाद में संकुचन हुआ और उसके बाद हुआ। तो इसके बाद ये पूरी तरीके से ये 7 मार्क्स के आधार पर एक पेज में आपका उत्तर तैयार हो। जब आप उसको पढ़ें तो 3 बार पढ़ें और उसके बाद उसको राइटिंग में करके देखें कि क्या आप उसको 13 लाइन में लिख पा रहे हैं 3.5 मिनट में कि नहीं। जब आप बार बार ये अभ्यास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार सफर मुश्किल रहेगा, बार बार करने पर वो चीज आसान होती है। इसी तरीके से लिखा हुआ हिमालय से ही पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा और क्या मॉडल आंसर इसका हो सकता है। जब देखिए, जब बिना प्रश्न की तैयारी करके केवल मैं हिमालय पढ़ के जाता हूं तो आप उसमें केवल जगह भर पाएंगे। 7 में से आप 2 नंबर का उत्तर लिख पाएंगे, लेकिन 4 नंबर के लायक 5 नंबर के लायक आपका उत्तर नहीं रहेगा। लेकिन जब इन तरीके के प्रश्नों की तैयारी आप अपने घर में कर लेंगे और उसके बाद 3 बार तैयारी करने के बाद एग्जाम हॉल में जाकर के इसको लिखेंगे तो एक तो आपको तथ्यों को याद करने में बहुत आसानी होगी और दूसरे नंबर की बात यह है कि वहां पर आप 7 में से 4.5 5 मतलब जिसको क्वालिटी फुल आंसर कहते हैं वो लिख पा रहे होंगे। गंगा के मैदान के वर्गीकरण एवं विशेषताओं में टिप्पणी कीजिए। तो गंगा के मैदान को आपको पता है कि 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी और मध्य और दक्षिण गंगा का मैदान। इसके उत्तर की चर्चा हम आपसे करेंगे और ये भी अपन देख रहे होंगे इसमें कि इनकी विशेषताओं में अलग से क्या लिख सकते हैं। लिख सकते हैं यहां पर कि कितना जनसांख्यिकीय घनत्व है, भारत का ये विशालतम मैदान है, इसका क्षेत्रफल इतना है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन तो दिक्कत ये हुई कि इसी इलाके पर सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी वगैरह छाई हुई है। तो गंगा के मैदान की अपन विशेषताओं की भी चर्चा कर रहे होंगे और ये बहुत ही हॉट टॉपिक, मतलब सभी के सभी क्वेश्चन 5 स्टार रेटिंग के हैं और इससे बाहर पेपर में प्रश्न नहीं जाएगा। छोटा नागपुर का पठार किन खनिजों की दृष्टि से संपन्न है? ये बार बार जब आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इनको जरूर देखते रहिए कि ये प्रश्न कहां से आया। ये अलग से लिखा हुआ है प्रमुख पठार, और प्रमुख पठार पर यही तो आपसे पूछेगा छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार आप सॉल्व कर रहे होंगे इसमें और आप इसमें देखेंगे छोटा नागपुर पठार नहीं आएगा तो फिर दंडकारण्य के पठार की भौगोलिक विशेषताओं में टिप्पणी कीजिए। यहां पर जरूरत है। मेंस में आपने पढ़ा है दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ का, लेकिन मेंस में उसको लिखने की कवायद शुरू कीजिए क्योंकि उसमें मेंस में डायरेक्ट आपसे पूछेगा। जेट स्ट्रीम क्या है एवं जेट स्ट्रीम के भारतीय जलवायु पर इसके क्या प्रभाव है? सिलेबस चीख चीख के कह रहा है पहली यूनिट का सिलेबस ऐसा खुद ही बोल रहा है, जेट स्ट्रीम अलग से। ये 2 नंबर में पूछेगा अगर कि जेट स्ट्रीम क्या है। यहां पर मैंने नहीं लिखा होगा 2 मार्क्स में कि जेट स्ट्रीम क्या है। उसका बड़ा कारण यह है क्योंकि मैंने यहां पर लिख दिया है जेट स्ट्रीम क्या है। तो जब हम 7 मार्क्स की तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिकली 2 नंबर के प्रश्नों का भंडार और समृद्ध होता है। तो जेट स्ट्रीम क्या है और भारतीय जलवायु पर इस पे पड़ने वाले प्रभावों को बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब मैप सहित आप ड्रॉ कीजिए। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पूरी आपसे पूछी जाएंगी, पूर्वी और पश्चिमी घाट की, कि कौन सी इस पे से पूर्वी तरफ की हैं और कौन सी आपकी पश्चिमी तरफ की हैं। भारत में वर्षा वितरण की स्थिति को समझाइए। भारत में वर्षा वितरण की स्थिति को समझाइए, वो भी इसी से प्रेरित है। आपको देखना पड़ेगा इसमें कि अलग से लिखा हुआ है वर्षा। तो भारत में वर्षा को लेकर के क्या प्रश्न बनेगा? तो जैसे आप भारत में वर्षा वितरण को समझाएंगे तो आप बताएंगे उसमें कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, औसत वर्षा वाले क्षेत्र और न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पे आप चेरापूंजी या मासिन राम का जिक्र कर रहे होंगे। तो आप ये आपके दिमाग में धीरे धीरे एक समझ विकसित होगी कि इसको 2 मार्कर में भी प्रयोग में कैसे कर सकता हूं। और आपको लगे कि नहीं नहीं ये सर भूल गए हैं कि 2 मार्क्स का एक कोई तथ्य और भी है, आप अपनी इसी लिस्ट को अपडेट कीजिए। बाकी आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है। ये चर्चा अपन उस खंड की कर रहे हैं जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन है। 10 मार्कर की बात करें तो इसके 10 मार्कर के सवाल क्या क्या बन रहे हैं? तो 10 मार्कर जो लिखा हुआ है यहां ऊपर आप देख रहे हो 10 अंक, और इसमें कितने 5 पॉइंट हैं। यकीन मानिए लिखने को आना है 1, लेकिन आपको उसमें चॉइस रहती है, मतलब कि 2 सवाल आएंगे
और 2 में आपको 1 लिखना है। मैंने आपको तैयार करने के लिए दिए हैं 5 प्रश्न। वैसे तो 80% से 90% तक श्योरिटी है कि दोनों प्रश्न जो रहेंगे वो इन्हीं 5 में से रहेंगे, लेकिन इस चीज की 100% तक गारंटी है कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन तो कम से कम यहां से रहेगा ही। हो सकता है अथवा वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार आप ना कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी संभावित 10 नंबर के प्रश्न है वो मैंने आपको आपके सामने पेश कर दिए। हिमालय का भौतिक विभाजन को विस्तार से बताइए। तो हिमालय का भौतिक विभाजन आप लोग जब देखेंगे अलग अलग तरीके से तो पता ही है कि ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद फिर लिखा हुआ है आपका वृहत हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। फिर एक और दूसरा भौगोलिक विभाजन है जिसमें आप पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय की बात करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें क्या है कि बिना तैयार किए उस फॉर्मेट में आप नहीं लिख पाएंगे जिस फॉर्मेट में वहां पर रिक्वायरमेंट। तो उसी के लिए अपन ये सारी चीजें कर रहे हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत में टिप्पणी करिए। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा होगा कहीं ना कहीं मानसून की उत्पत्ति, और यहां से 10 नंबर का सवाल प्रेरित होने वाला है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत में टिप्पणी कीजिए, भारत की मिट्टियां, इसके प्रकार एवं वितरण में विस्तृत लेख लिखिए। और जब इसको 10 मार्कर में आप तैयार करेंगे तो 2 और 7 मार्क में भी ये दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसके परिणामों का मूल्यांकन करेंगे। फिर से आप सिलेबस देखिए प्रश्न कहां से प्रेरित है, तो अलग ही लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन के परिणाम। और जब जलवायु परिवर्तन के परिणाम को लेकर के उन्होंने ये वाली बात की हुई है तो आप बता देंगे इसको अपने आप। और जब जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं का उत्तर तैयार करेंगे तो ये 2 मार्कर ही है। तो अब ऐसा तो नहीं छांटा जा सकता कि 2 नंबर के पूरे 10,000 सवाल में अलग लिख लो। 2 नंबर के सबसे चुनिंदा टॉप 30, लेकिन 7 और 10 मार्क्स की गारंटी है कि पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। जिस दिन पेपर हो उस दिन आकर के आप मिला लीजिएगा। गंगा नदी अफवाह तंत्र को विस्तार से समझाइए। ये 10 नंबर में लिखना है 2 पेजों में 8 मिनट में। और गंगा नदी में आप लोग सब जानते हैं कि किस तरीके से आप लिखेंगे गंगा नदी का उद्गम, फिर उसके बाद फिर लिखेंगे कि भागीरथी और मतलब गंगा का नाम गंगा कैसे पड़ा, वो आप पढ़ रहे होंगे देवप्रयाग में, तो वो द्वितीय चरण है। फिर तीसरे चरण में पढ़े लिखेंगे आप गंगा की सहायक नदियां और उसमें मैप ड्रॉ करेंगे। और फिर चौथे नंबर पर फिर आप उसके अपवाह तंत्र की विशेषताओं को लेकर के बताएंगे, दाएं बाएं सहायक नदियां। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए और जाकर के एग्जाम हॉल में जाकर के आपसे लिखते बन जाए, ऐसा किसी से पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो गंगा नदी अपवाह तंत्र को 2 पेज में घर में लिख करके ना देखे। और सेम प्रश्न ऐसा ही है, सिंधु नदी के अपवाह तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। तो सिंधु नदी को आपको मैप भी ड्रॉ करने को वो कह रहा है, और आपको सिंधु की 5 तरीके की सहायक नदियां जो पंच नद हैं उनके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन, और उन नदियों के बारे में तो पहला पेज तो आपका सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां और उनके उद्गम और उनके मिलन को लेकर के समर्पित हो जाएगा, और पीछे वाला पेज पूरा गंगा नदियों की सहायक नदियों के बारे में व्याख्या करने को आ जाएगा। चिनाब को लिखेंगे जब आप, तो चिनाब के बारे पे लिखेंगे, व्यास के बारे पे लिखेंगे, झेलम के बारे पे लिखेंगे, तो झेलम की कुछ मतलब परियोजनाएं लिखेंगे, तब जाकर के आपका उत्तर पूरा होगा। अगर आपने इतने प्रश्न तैयार कर लिए अभी जितना बीते 10-15 मिनट में मैंने चर्चा की, तो फिर आप ये मान करके चलिएगा कि अब आप 1B की पहली यूनिट के लिए तैयार हैं। अब और इसके बाद देखें कि 1B का ही दूसरी यूनिट आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है कृषि एवं जल संसाधन। इस पे लिखा हुआ है पहले नंबर पर कृषि, प्रमुख फसलें और श्री अन्न। ये तो आपको पता ही है कि पीएससी इससे तो जरूर पूछेगी, श्री अन्न से या मोटे अनाज से। उनका उत्पादन और वितरण, अलग अलग से चीख चीख के कह रहा है कि उनका उत्पादन और वितरण। इसका मतलब श्री अन्न जितने भी होते हैं, रागी, कोदो, कुटकी, बाजरा, इनमें से कौन से राज्य अग्रणी है, ये सीधे फैक्चुअल प्रश्न आपसे बन सकता है। और उनका वितरण को लेकर के भी आ सकता है कि श्री अन्न के लिए उत्पादन वाले 3 राज्य बताइए जो टॉप में। सेकेंड नंबर पर लिखा हुआ है, पहले इस पे प्रमुख फसलें लिखा हुआ है, तो प्रमुख फसलें का मतलब वही गेहूं, धान, कपास की बात वो आपसे कर रहा है। इसके बाद सिंचाई लिखा हुआ है कि सिंचाई तकनीकों के प्रकार, डायरेक्ट प्रश्न आएगा 7 नंबर का। बहुत डीप में नहीं जाने वाले हैं इसमें प्रश्न की, बहुत गहराई में चले जाएं। सिंचाई के स्रोत और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तो बहुउद्देशीय परियोजना में कोई एक परियोजना आपसे पूछ सकता है दामोदर घाटी परियोजना, कोई एक परियोजना पूछ सकता है संजय सरोवर के बारे पे, कोई और एक और परियोजना आपसे देख सकता है, वो क्या कहते पूरी परियोजना पूछ ले वो आपसे। उसके बाद खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति और सतत कृषि के लिए रणनीतियां। और फिर लिखा हुआ है जल संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण के तरीके,
नदियों को आपस में जोड़ना और राष्ट्रीय जल नीति, इतने सारे हैं। अब फिर अपना दिमाग दौड़ाएं कि इससे 2 मार्कर के सवाल क्या बन सकते हैं। तो ये लिखे हुए हैं 2 मार्कर के सवाल। प्रमुख फसलें, तो उस पर लिखा हुआ है फसल चक्र से आप क्या समझते हैं। फिर लिखा हुआ है किन्हीं 3 श्रीअन्न फसलों के नाम लिखिए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कोदो कुटकी, किन्हीं 3 नगदी फसलों के नाम लिखिए। आगे लिखा हुआ है दामोदर घाटी परियोजना। फिर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन की स्थापना एवं इसके उद्देश्य को बतलाइए। ये प्रश्न किस तरीके से बने हैं अब ये बताने की जरूरत नहीं है, यदि बीते 10 मिनट में आपने ठीक से सुना है। सिंचाई की क्यारी पद्धति क्या है। आगे लिखा हुआ है केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है। ये कहां से आ रहा है केन बेतवा लिंक परियोजना, तो आपको पता है कि ये पूरा ये यहां से लिख करके आ गया है, नदियों को आपस में जोड़ना। और केन बेतवा लिंक, केन छतरपुर, आपको पता होगा दोधन बांध, मोदी जी के द्वारा खुद उसमें उद्घाटन, कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो ये बिल्कुल प्रश्न मेंस के प्रश्न में गैसिंग की जा सकती है। मेंस में 70-80% तक और 7 और 10 मार्कर में तो 90% तक प्रश्न यहां से फंसेंगे आपके। उसके बाद लिखा हुआ है सिंचाई की क्यारी पद्धति केन बेतवा लिंक, क्योंकि हरित क्रांति सिलेबस में है इसलिए अलग से लिखा हुआ है MS स्वामीनाथन। फिर अलग से लिखा हुआ है राष्ट्रीय जल अभियान, क्योंकि वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण करके लिखा हुआ है कैच द रेन अभियान, वर्षा के पानी को लेकर के 2 मार्कर में आ सकता है। BGREI द्वितीय हरित क्रांति को लेकर के है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया, अलग से लिखा हुआ है अंत्योदय अन्न योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये 2 नंबर के संभावित सवाल हो सकते हैं। 3 प्रश्न आने हैं, हो सकता है इनमें से 2 आ जाएं और एक प्रश्न ऐसा आए जो आप 7 और 10 में सॉल्व कर रहे होंगे। इसके 7 नंबर के क्वेश्चन देखिए आप। इसमें क्योंकि लिखा हुआ था भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, पहले लिखा हुआ है गेहूं का रासायनिक संगठन और उसकी उपज की दिशा में टिप्पणी कीजिए। चावल के रासायनिक संगठन और उपज की दशाओं में टिप्पणी कीजिए। तो ये गेहूं और चावल ये तो प्रमुख खाद्यान्न फसलों को लेकर के है। अपन ने पीछे देखा था कि अलग से लिखा हुआ है खाद्य सुरक्षा। 7 नंबर का एक प्रश्न ये बन सकता है खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की प्रमुख विशेषताओं को बतलाइए। द्वितीय हरित क्रांति अलग से लिखा हुआ है, इसमें यह प्रश्न है द्वितीय हरित क्रांति की मुख्य रणनीतियों में एक लघु लेख लिखिए। और ये सारे प्रश्न प्रेरित कहां से हो रहे हैं, ये द्वितीय हरित क्रांति। इसके बाद आप आगे देख रहे होंगे तो आगे लिखा हुआ है सिंचाई की आधुनिक पद्धतियों को स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल तय प्रश्न है ये, क्योंकि अलग से सिलेबस कह रहा है सिंचाई तकनीकों के प्रकार। तो सिंचाई की आधुनिक पद्धतियों को स्पष्ट कीजिए। मतलब इस क्लास का मेरा मकसद केवल इतना ही है कि बच्चे ये समझ पाए कि यूनिट के आधार पर 2, 7 और 10 के संभावित प्रश्न कौन से बन सकते हैं। कैसे हम देखिए प्रीलिम्स की डिमांड होती है कि प्रीलिम्स में आप जितने सिलेबस को जितना ज्यादा अलग अलग स्रोतों से पढ़ें आप पढ़ लीजिए, लेकिन मेंस की रणनीति ये होनी चाहिए कि आप सिलेक्टिव स्टडी करें, चुनिंदा टॉपिकों को तैयार करें और जितना ज्यादा बार आप रिवीजन करें और जितनी ज्यादा बार आप उसको लिख करके देखें आप उतनी अच्छी जगह पर पहुंच पाएंगे। आगे लिखा हुआ है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना से आप क्या समझते हैं। यह डिटेल में आपसे पूछ लिया है क्योंकि अलग से लिखा हुआ है नदियों को आपस में जोड़ना। एक सवाल इसमें मिस है राष्ट्रीय जल नीति वाला, तो राष्ट्रीय जल नीति वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये मैं अलग से आपको इसमें ऐड करवा दे रहा हूं। जो लिखा हुआ है ये लास्ट वाला खंड लिखा हुआ है ये राष्ट्रीय जल नीति। तो मुझे याद है ऐसा शायद कि 2012 की जल नीति है। तो राष्ट्रीय जल नीतियां जितनी भी अब तक तरीके की अपनी हो चुकी हैं उसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए और साथ ही साथ जो लेटेस्ट तरीके की नीति है उसके बारे में आपको 7-8 पॉइंट याद होना चाहिए। तो वो 7 मार्क्स में और आप ऐड कर सकते हैं। 10 मार्कर में जाएं इसी में, तो ये बिल्कुल हॉट प्रश्न पेपर में धरा है, रखा है, बस आपको वहां जाकर के लिखना है। एक ही क्वेश्चन लिखना है, 2 आएंगे और मैंने आपको 3 बताए हैं। हो सकता है इन्हीं 3 में से 2 आए, एक तो तय है, एक की तो गारंटी है, आप तो चिंता नहीं करिएगा। लिखा हुआ है श्रीअन्न क्या है, भारत में इसकी मांग और संभावनाएं सहित विशेषताओं में प्रकाश डालिए। 2 पेज में तैयार करना है, 8 मिनट में लिखना है। उसके बाद लिखा हुआ है नदियों को जोड़ने से क्या तात्पर्य है, भारत की प्रमुख ILR परियोजनाओं पर प्रकाश डालिए। ILR इंटरलिंक रिवर, नदियों को आपस में कनेक्ट करना। और तीसरा लिखा हुआ है जल संसाधनों के प्रबंधन एवं आयाम सहित इसकी आवश्यकता और उपाय में चर्चा कीजिए। जब मैं उत्तर आपको सॉल्व करवा रहा हूंगा
तो आपको बताऊंगा कि अपन को जब उत्तर लिखें तो अपन को कौन कौन से प्रश्न है, कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जिसको हाईलाइट कर देना है। जल संसाधनों का प्रबंधन, इसमें अलग से लिखा हुआ है आयाम, अलग से लिखा हुआ है इसकी आवश्यकता, अलग से लिखा हुआ है इसके उपाय। तो इसका मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन है और प्रत्येक हिस्सा 2.5 नंबर का वेटेज रखा हुआ है। आपको चारों जगहों पर प्रकाश डालना है और किस तरीके से आंसर को अपन को फ्रेम करके अंतिम दिशा देना है, ये आने वाली क्लासों में आपको मैं बताऊंगा। आगे देखते हैं, यूनिट 3 में पहुंच गए हम। यूनिट 3 पर लिखा हुआ है भारत के प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग। सिलेबस को एक बार पढ़ लीजिए मेरे साथ, आपके पास प्रिंट में हार्ड कॉपी में होना ही चाहिए। लिखा हुआ है वन संसाधन, इनके प्रकार और वितरण। अब जब वन संसाधन पर लिखा है, इसका मतलब इसमें अंडरस्टूड है कि ये लेटेस्ट वन रिपोर्ट से प्रश्न बिल्कुल पूछेगा जो अभी हाल में आई है। प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन, इसका मतलब वापस आ गए कि खनिज के रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो आपसे वापस पूछेगा, लेकिन ये सब चीजें आप प्रीलिम्स में पढ़ चुके होते हैं। ऊर्जा संकट और गैर पारंपरिक स्रोत, पीएससी का सबसे पसंदीदा टॉपिक। गैर पारंपरिक में वही सौर ऊर्जा, वही पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इसके बाद पवन ऊर्जा, बायोमास, या और भी आप देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा। इन सभी तरीकों की वो बात आपसे पूछना चाह रहा है। इन सब में भी आंकड़ों की बराबर रिक्वायरमेंट है। प्रमुख उद्योग, लौह और इस्पात, सीमेंट, कागज, शक्कर, सूती वस्त्र उद्योग, और अलग से लिखा है प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इनके 2 मार्कर में चलते हैं अपन। इनके 2 मार्कर में क्या क्या संभावित क्वेश्चन है, वही वन रिपोर्ट से पहला, प्रतिशत के आधार पर भारत के शीर्ष 3 वन क्षेत्र वाले राज्य बतलाइए, और फिर वन क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 3 शीर्ष राज्य कौन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्कर का है, लेकिन इसको हम प्रीलिम्स में तो पढ़ते हैं, मेंस में तो हम ऐसे ही चले जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे। देखिए, 2 में से आधा नंबर प्राप्त करना और 2 में से 2 नंबर प्राप्त करने के बीच में बहुत अंतर है। और एक प्रश्न में ये गैप होता है तो फिर एक खंड में ऐसे 15-20 नंबर का गैप होता है, एक पेपर में 30 नंबर का गैप होता है, और 4 पेपरों में 30 चौके 120 नंबर का गैप होता है, केवल इसलिए क्योंकि 2 मार्कर की आपने तैयारी नहीं की थी। 16 वन कहां पाए जाते हैं, खनिज से, ये सब वन से प्रेरित हैं ये तीनों प्रश्न। खनिज से क्या, मैग्नेटाइट और बिटुमिनस। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, सिंगरेनी किस लिए प्रसिद्ध है, ये सब खनिज से। भारत की लिग्नाइट कैपिटल किसे कहते हैं, इनका उत्तर मैं आपको तैयार करवाऊंगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि लिग्नाइट कैपिटल में केवल एक उत्तर लिखें कि उसके बारे में अलग से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखिए वो आपको नंबर खींचने पड़ेंगे। केवल आपने कोई एक जगह लिख दी सिंगरेनी, लिख दिया लिग्नाइट कैपिटल में, वो बात नहीं बनेगी, आपको उसमें नंबर खींचना पड़ेंगे। तो इसके सबके आदर्श उत्तर, थोड़ी सी स्ट्रेटजी टफ है, और शायद जो लड़के 2025 का मेंस लिखेंगे उनके लिए सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम से कम 6-7 महीने लगने हैं इन सब चीजों में। तो आपको लगातार कनेक्ट रहना पड़ेगा। एलपीजी क्या है, सीएनजी क्या है। फिर खदानों से ये प्रश्न आ रहा है, मयूरभंज, तातापानी। देखिए, सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जब ये पूरा प्रश्न का फॉर्मेट रहता है कि प्रतिशत के आधार पर भारत के शीर्ष 3, तो उसने आपको बांध दिया कि आपको तीनों राज्य बताना है और उनका प्रतिशत ब्रैकेट में लिख देना है। लेकिन जब ऐसे प्रश्न रहते हैं तो इसने आपको एकदम खुला खुला मैदान दिया है कि मयूरभंज के बारे में आप जो जो जानते हैं आप बताइए, लेकिन ये आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें आंसर की डिमांड क्या है। ये पक्का खनिज से प्रेरित है, इसका मतलब किन खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है, इनकी स्थितियां बताइए। और इसमें आप अलग से भी दे सकते हैं कि ये लौह अयस्क के लिए भी प्रसिद्ध है, ये अलग से मैग्नीज के लिए भी यदि है तो आप उस तरीके की जानकारी दे सकते हैं। तातापानी छत्तीसगढ़ का, इसमें आप बताइए इसकी अवस्थिति, ये किस लिए प्रसिद्ध है, इस तरीके की चीज है। नाहर कटिया, नुमालीगढ़, डिगबोई, बाबा बुदर, ये सब खनिजों से प्रेरित है। रमल्ला कोटा, खम्मम, रामपुर या रायपुर अगूचा क्षेत्र, नाथरापाल, रामानाथपुरम, ये सारे के सारे टॉपिक खनिज से प्रेरित हैं। एक बार फिर से सिलेबस को आपको देखना पड़ेगा और देखिए कि क्या प्रत्येक तरीके के इलाके कवर हुए हैं कि नहीं, फिर आप आगे बढ़िए और 7 मार्क्स में जाइए। 1 को लेकर के 7 नंबर का प्रश्न बन सकता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषताओं में वितरण में टिप्पणी कीजिए। तैयार करना पड़ेगा आपको, प्रतिशत सहित तैयार करना पड़ेगा, आपको मैप भी ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कितने कितने प्रतिशत हैं, इनके प्रमुख, इनकी विशेषताएं लिखी हैं तो इनकी आपको अलग से विशेषताएं बताना पड़ेगी। वितरण के हिसाब से आपको मैप में दिखाना पड़ेगा, भारत का मैप बना करके। पूर्वी और पश्चिमी हिमालय की वनस्पतियों की तुलना कीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है लौह अयस्क के प्रकार एवं इसके वितरण एवं प्रमुख पेटियों को समझाइए। उसके बाद भारत के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र कौन से हैं। भारत में सौर ऊर्जा
की संभावनाओं में टिप्पणी कीजिए एवं इसकी आवश्यकताओं को संक्षेप में समझाइए। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्या संभावनाएं हैं और इनकी आवश्यकताओं पर एक लघु लेख लिखिए। भारत के प्रमुख मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र कौन से हैं? वन रिपोर्ट आ गई वापस। 7 मार्क्स के संभावित प्रश्न है, इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना नहीं है। अलग से कोई प्रश्न बनेगा तो वो उद्योगों से और बनेगा, लेकिन चूंकि 10 मार्कर में उद्योगों के बारे में अलग से ही लिखा होगा। अच्छा, अलग से नहीं लिखा हुआ है तो इसमें एक प्रश्न मेरी तरफ से और ऐड करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे यहां पर 7 मार्क्स में आपको बताना पड़ेगा भारत में कागज उद्योग का संकेंद्रण कहां पर है। तो यह भारत में कागज उद्योग का संकेंद्रण पूछेगा, या तो फिर यह पूछेगा आपसे भारत में सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में बतलाइए, क्योंकि ये अपन इसमें हमेशा समृद्ध रहे हैं। तो 7 मार्क्स के ये 2 सवाल और मिस हो गए थे, ये 2 सवाल आपको और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। और ये 7 मार्क्स के 2 सवाल अगर आपके आ गए, और ये तीसरा और ले लीजिएगा क्योंकि अभी आप लोगों के पास तैयारी का पर्याप्त है। तो तीसरा उद्योग जो भी की पॉइंट कीवर्ड लिखा होगा, इस लौह और इस्पात के अलावा सीमेंट, कागज, सूती वस्त्र उद्योग, तो यहां पर आप तीसरे पॉइंट के तौर पर सीमेंट उद्योग की जानकारी और दे सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न और हो गए और इन प्रश्नों का उत्तर आपको तैयार करना पड़ेगा। आगे चलते हैं चौथी यूनिट में। चौथी यूनिट पर क्या लिखा? तीसरी यूनिट के 10-10 नंबर के प्रश्न हैं। भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों का क्षेत्र एवं ऊर्ध्वाधर वितरण को विस्तार से समझाइए। इसका मतलब इसने ऊपर से लेकर के दक्षिण भारत तक समस्त तरीके की वनस्पतियों की आपसे जानकारी पूछी है, और इसमें आपको पूर्वी और पश्चिमी हिमालय की वनस्पति में आंसर आपको तैयार कराऊंगा तो वैसे भी आपको पता चलेगा। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, मरुस्थलीय वनस्पति, सवाना, कंटीले वन, फिर पूर्वी और पश्चिमी हिमालय की वनस्पतियों का अलग से अंतर, और ओवरऑल वन रिपोर्ट के साथ आप उत्तर को प्रारंभ करेंगे। और निष्कर्ष में आप जहां जहां पर वृद्धि और कमी हुई है या वनों को बढ़ाने के लिए जो सरकार की शासन की योजनाएं हैं, वहां पर उत्तर को आप समाप्त करेंगे। भारत में ऊर्जा संकट को समझाते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धियों एवं संभावनाओं का मूल्यांकन कीजिए। ये इसकी बात कर रहे हैं वो, इस हिस्से की कि इनके आंकड़े आप उठा करके पटक दीजिए और बता दीजिए कि संभावनाएं कहां कहां है, भारत में कितना गहरा ऊर्जा संकट है। चौथी यूनिट में चलते हैं। चौथी यूनिट पर लिखा हुआ है आपदाएं और तकनीक। इसमें सिलेबस एक बार पढ़िए आप लोग। भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि। इसका मतलब ये भूकंप के बारे में 2 नंबर, सुनामी के बारे में 2 नंबर, सूखा, बाढ़, ये 2 नंबर वाले प्रश्न यहां से बन रहे हैं। बादल फटना, तड़ित, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसके शायद चर्चित चक्रवात मैंने आपको पहली यूनिट में इनका जिक्र कर दिया है, लेकिन वो चर्चित चक्रवात दरअसल इकाई 4 से है। पर्यावरण प्रदूषण 7 मार्क्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी, भूमि प्रदूषण, नियंत्रण और प्रबंधन प्रदूषण को कम करने के उपाय। भारत में जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव, ग्रामीण शहरी प्रवास। भूगोल में उन्नत तकनीकें, सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली तथा इसके अनुप्रयोग, उपग्रहों के प्रकार। 2 मार्कर के सवाल देखिए। यह भूकंप से अधिकेंद्र क्या है, सुनामी से सोनार क्या है, सुनामी से डार्ट क्या है, भूकंप से राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र कहां स्थित है। चक्रवात का नाम करने वाले जिन्होंने इसको सांप की कुंडलियां कहा है, हेनरी पेटिंगटन। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, केंद्रीय जल आयोग। सूखा वर्ष किसे कहते हैं, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है। तड़ित झंझा से आप क्या समझते हैं, ओलावृष्टि से आप क्या समझते हैं। प्रदूषण से प्रेरित है नौकनी सिंड्रोम क्या है, प्रदूषण से इटाई रोग क्या है। सुपोषण को समझाइए, जल प्रदूषण में आ गए अपन। प्रमुख उपग्रह सिलेबस में लिखा था तो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, भूतुल्यकालिक उपग्रह, तरंग दैर्ध्य क्या है, तरंग वेग क्या है, जनसंख्या से प्रेरित है, ग्रामीण शहरी प्रवास क्या है। जनसंख्या से प्रेरित है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि डायरेक्ट सिलेबस पे लिखा हुआ है, इसलिए यहां से पूछेगा आपसे महाविभाजक वर्ष क्या है, लघु विभाजक वर्ष क्या है। अंतिम बुलेट में लिखा था जीपीएस और जीआईएस तकनीकें, तो ये भी आपको 2 मार्क्स के हिसाब से उत्तर को तैयार करके 3 बार रिवीजन और 3 बार राइटिंग प्रैक्टिस। 7 मार्क्स के क्या संभावित सवाल बन सकते हैं। भारत में भूकंप आशंकित, ये संभावित चला करता है प्रश्नों में, इसमें मैंने अपना इनपुट दिया है भूकंप आशंकित। भारत में भूकंप आशंकित क्षेत्रों सहित भारत के भूकंपीय जोनों को समझाइए। 5 स्टार का प्रश्न है ये पेपर में 7 मार्क्स का प्रश्न बिल्कुल रखा हुआ है। भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से आप पूरे जोन बताएंगे मैप सहित, और आपको पता है कि 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, जोन 2, 3, 4, 5। और फिर इसके बारे में आप भूकंप आशंकित क्षेत्रों को मैप सहित, क्योंकि ज्योग्राफी के उत्तर का सबसे बड़ा प्रमाण होता है हमारा मैप, तो मैप के हिसाब से आप इनको बताएंगे।
भूकंपीय जोन को और कुछ भूकंपीय घटनाएं बताएंगे। भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को भी आप मैप से बताएंगे और सभी तरीके के राज्यों में जिनको शोक कहा जाता है, जैसे बिहार का शोक, कोसी, बंगाल का शोक, असम का शोक, ब्रह्मपुत्र, इस तरीके से जो बहुत ज्यादा बाढ़ जो नदियां लेकर के आती हैं उन सभी चीजों को बताएंगे और कंक्लूजन पर थोड़ा सा बात करेंगे राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की और केंद्रीय जल आयोग की, तो उत्तर आपका खूबसूरत हो जाएगा। वायु प्रदूषण के कारण, प्रभाव और निवारण 7 नंबर का सवाल आएगा और तीनों तरीके के हिस्सों में आपको थोड़ी थोड़ी सी बात करना पड़ेगी। जल प्रदूषण के कारण, प्रभाव एवं उपचार को समझाइए। तो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण ये आपको सेपरेट सेपरेट तैयार करना है, 7 मार्क्स का बनेगा। जीआईएस या ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम के घटकों को स्पष्ट कीजिए। सुदूर संवेदन की आधारभूत संकल्पना को संक्षेप में समझाइए और ग्रामीण शहरी प्रवास इतना ज्यादा क्या हो रहा है इसके कारकों पर चर्चा कीजिए। जब उत्तर की शुरुआत अपन जब इनके उत्तर लिखवाएंगे तो इन टॉपिकों में ये नहीं कि उत्तर बता देंगे आपको रटा के, एक बार उत्तरों को आपको समझाएंगे, उस टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे और फिर आपका पूरा का पूरा सिलेबस आप देश जहन्नुम में जहां पढ़ लीजिए और आप केवल इन प्रश्नों को तैयार करके कई बार लिख करके देखिए, आप उसके बाद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आपकी मेंस की तैयारी किस स्तर में पहुंच गई है। 10 मार्कर में देखें, 10 मार्कर में आपसे आने कितने हैं 2, लिखना कितना है 1, इन 4 से बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। अब देखिए, प्रदूषण के प्रकार एवं इसे कम करने के उपाय में विस्तृत लेख लिखिए। प्रदूषण के प्रकार में आप जितना ज्यादा प्रकार बताएंगे और फिर उनके बारे में आपसे वो इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, थोड़ा सा उसमें संरक्षण की बात भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जीपीएस प्रणाली क्या है, इसके प्रमुख भागों सहित इसके अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। जब इस प्रश्न, अभी तो इस प्रश्न के बारे में ज्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जब इनको अपन पढ़ा रहे होंगे तब समझ में आएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थितियां, इसके जलवायु प्रभाव, इसके जीवन काल को विस्तार से समझाइए और जल संरक्षण की आवश्यकताओं सहित जल संरक्षण की विभिन्न विधियों में प्रकाश डालिए। इन 4 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन आने हैं, इन्हीं दोनों से आएंगे और उनमें से एक तो जो सबसे बेहतर तरीके से आपका तैयार है, आप बिल्कुल धुआंधार अंदाज में धूमधाम से उत्तर लिखिएगा। 5वीं यूनिट पर चलते हैं और यह है मध्य प्रदेश के भूगोल को लेकर के प्रमुख भू आकृतिक विभाग, भौतिक विभाग, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, विंध्याचल श्रेणी, बघेलखंड पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा श्रेणी। अलग से कह रहा है प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की मिट्टियां, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें, एमपी के प्रमुख खनिज, एमपी के प्रमुख उद्योग और एमपी की जनसंख्या वृद्धि। इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा नहीं है। तो अब क्या, जब मेंस लिखने जाएंगे तो उनको रिवाइज भर करके चले जाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे मेंस में आप अपीयर होंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट के लिए आप इनके संभावित 2 मार्क्स सिगार चोटी में बहुत खूबसूरत 3-4 पॉइंट तैयार कराइए, क्योंकि ये मालवा के पठार को उसने अलग से ही लिखा हुआ है, प्रश्न आना ही है। सद्भावना चोटी, जाना पाव, धूपगढ़, सिद्ध बाबा, अमरकंटक। अभी आपको खुद समझ में आ रहा है कि अमरकंटक पर्यटन स्थल के तौर पर पूछ रहा है कि ये अमरकंटक चोटी के बारे में पूछ रहा है। चंदेरी पाठ, नर्मदा की किन्हीं 3 सहायक नदियों को लिखिए, चंबल की 3 सहायक नदियों को लिखिए। जब इनकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे कि नर्मदा की 3 और चंबल की 3, तो ऑटोमेटिकली कोई नदी आपसे पूछ ले कि ताप्ती की बताइए, माही की बताइए, तो आप उत्तर वहां पर लिख पाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है सूर्य की पुत्री किसे कहा जाता है, तथ्यात्मक जानकारी। तो जब आप सूर्य की पुत्री लिखेंगे तो आप वहां पर मतलब उत्तर हम आपको बताएंगे कि सूर्य की पुत्री अगर शायद ताप्ती को कहा जाता है तो फिर उसमें उसका उद्गम स्थल और फिर उसका अवसान और उसके बारे में अलग से कोई परियोजना चल रही है तो वो। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा को कौन सी नदी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। मुल्ताई शिखर, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। मध्य प्रदेश की ऋतुओं से क्या क्या प्रेरित है, ये 4 शब्द, युनाला, चौमासा, सियाला। मध्य प्रदेश के खनिज से क्या प्रेरित है, मोहपानी कोयला क्षेत्र। मध्य प्रदेश की वर्षा से लू, मावट। मध्य प्रदेश की जलवायु से कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। मध्य प्रदेश के खनिज से भारवेली खदान, सुहागपुर कोयला क्षेत्र और पेंच घाटी। ये 2 नंबर के संभावित क्वेश्चन है। बार बार राइटिंग की प्रैक्टिस और मेंस का डर हमेशा के लिए छूमंतर। 7 नंबर में लिखा हुआ है मालवा की पठार की विशेषताओं में टिप्पणी कीजिए। अब मालवा के पठार की विशेषताओं में मैं क्या क्या टिप्पणी कर सकता हूं, ये तो आंसर के समय बताएंगे। नर्मदा सोन घाटी की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के पठार की तुलना कीजिए। तुलना का मतलब समानता असमानता दोनों तरीके की बात कर रहा है, केवल अंतर की बात नहीं कर रहा है। तो समानता और असमानता, ये सारे उत्तरों की हम फ्रेमिंग आपको कराएंगे। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं इसके वितरण को समझाइए। मध्य प्रदेश की प्रमुख मृदाएं एवं इसके विस्तार में एक लघु लेख लिखिए।
मध्य प्रदेश के प्रमुख वन आधारित उद्योग, उसके नीचे लघु और कुटीर उद्योग, और उसके आगे नर्मदा नदी के अपवाह तंत्र को समझाइए। आने कितने हैं? 7 के 2, और इसमें ऑप्शन भी नहीं मिलना है। और आपको कितने तैयार करने को हम कह रहे हैं? 8। मतलब इन 8 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको आने वाले हैं, आपको तैयार रहना चलेगा। इसमें 10 मार्कर में आए तो 10 मार्कर में लिखना कितना है? 1। आते कितने हैं? 2। मैंने कितने दिए हैं आपको? 4। मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन की स्थिति सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में विस्तार से प्रकाश डालिए। मतलब अब मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सौर, पवन और इसके अलावा जल, इसके अलावा परमाणु, इसके अलावा बायोमास, इन सभी चीजों का वो आपसे उल्लेख पूछ रहा है मेगावाट क्षमता सहित, रैंकिंग सहित। मध्य प्रदेश की जलवायु का विस्तार से वर्णन कीजिए। आपने कई बार पढ़ा है प्रीलिम्स के उसमें, लेकिन बिना राइटिंग प्रैक्टिस के आप गए तो 10 नंबर लायक प्रश्न वहां पर आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 2-2 बार तो मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र आपको बता देना पड़ेंगे, पश्चिमी और पूर्वी दोनों। और मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग, उनके प्रकार एवं उनके वितरण को विस्तार से समझाइए। तो ये आपकी 5 यूनिट, और इनके 2, 7 और 10 नंबर के संभावित प्रश्नों का ब्यौरा ही आपके पास था। इन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी के शुरुआत के 5 पेजों में, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी, चौथी, 5वीं, और यहां से आपको उत्तर की शुरुआत करना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस हमेशा ऐसे जगह से शुरू करना चाहिए जो टॉपिक आपने कई दफा पढ़ा है, और फिर एक बार इसके कंप्लीट नोट्स बन गए, और उसके बाद आपने 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया। उसके बाद जब आप एग्जाम हॉल पे जाओगे तो फिर आप कलम से क्रांति लिखोगे, उत्तर नहीं लिखोगे। तो अगले सेशन पे हम इसी तरीके से संभावित प्रश्नों के साथ पेपर 2 के खंड आ अर्थात भारतीय संविधान और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था की चर्चा करेंगे, जिनमें मुख्य फोकस हमारा संभावित प्रश्नों में रहेगा। एक बार ये पूरे 8 खंड हो जाएं, ये तो अभी दूसरा ही खंड है, इतिहास के भी संभावित प्रश्न नहीं दिए हैं आपको। एक बार 8 खंडों के संभावित प्रश्न आपको दे दें, और उसके बाद फिर अपन शुरुआत करेंगे इन्हीं आंसरों के डिस्कशन को लेकर के। करीब 6 महीने का ये पूरी अपनी रणनीति है। 6 महीने में आप ये वाला पूरा अभ्यास करिए, जिसमें हिंदी भी शामिल है। उसके बाद मुख्य परीक्षा आपके जेब में है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जरूरत जो मेंस की है वो है केवल अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। अभी के लिए इतना है। मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।